कम्युनिकेशन होगा। आज हम आपसे कुछ बातें करेंगे हेल्थ के बारे में। आज हम आपसे कुछ बातें करेंगे ऐसी चीजों के बारे में जो एक अच्छी हेल्दी कम्युनिटी बिल्ड करती है। हम लोग ऐसे एक अपॉर्चुनिटी के साथ एसोसिएटेड हैं जहां पर हम ना केवल अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के और अपने पूरे देश के बारे में हेल्दी कम्युनिटी बिल्ड करने पर काम करते हैं। एंड इट्स ए नोबल जॉब ऑल्सो। सो आज हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग होंगे जो पहली बार अटेंड कर रहे होंगे, उन्हें नहीं पता होगा ये क्या है, कैसे होता है। तो आज हम उनको कुछ बेसिक्स बताएंगे जिनके माध्यम से वो ना केवल अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को हेल्दी रखने में भी सहयोगी साबित हो सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऑफर है आप लोगों के लिए, सबके लिए, हेल्दी कम्युनिटी बिल्ड करने का और हेल्दी माहौल और हेल्दी समाज बिल्ड करने का। ये ऑफर और ये अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड कराई है न्यूट्रीलाइट कॉर्पोरेशन ने। एंड ऑब्वियसली न्यूट्रीलाइट इज ए पार्ट ऑफ एमवे। सो कई लोगों को कुछ मिथ हैं, आज हम उन मिथ को भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। एंड आज मेरे एक फ्रेंड हैं जो मे बी इस मीटिंग में भी हों, वो बोल रहे थे कि मेरे को प्रोटीन पाउडर की वजह से कुछ दिक्कत हो गई, मेरे को सप्लीमेंट की वजह से कुछ दिक्कत हो गई। तो आज हम ये भी बात करेंगे कि सप्लीमेंट की वजह से दिक्कत हो सकती है क्या, और हो सकती है तो क्यों हो सकती है। आज हम 3 पॉइंट पर बात करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा कि हम हेल्दी कैसे रहें, हेल्दी रखने में क्या क्या और किन किन चीजों का रोल है, और कौन कौन सी चीज हमारी ऐसी हैं जो हमें आज बीमार कर रही हैं। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले ना तो उतने डॉक्टर्स थे, ना ही उतने हॉस्पिटल्स थे, ना ही उतनी दवाइयां थी, लेकिन लोग बीमार नहीं होते थे। और मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था एक बहुत बड़े फिलोसफर की। वो कहते हैं कि अगर दुनिया में से बीमारियों को खत्म करना है तो दवाइयों को खत्म कर दो, क्योंकि दवाइयां दिन दिन प्रतिदिन नई नई आती जा रही हैं, लेकिन बीमारियां क्यों नहीं खत्म हो रही हैं। अगर दवाइयां हैं तो बीमारियां नहीं होनी चाहिए ना, लेकिन अब बीमारियों को ठीक करने में दवाइयों का भी रोल खत्म होता जा रहा है। सो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं कुछ बीच बीच में कुछ कोटेशंस इस्तेमाल करूंगा। जैसे वो मेरी पर्सनल अपनी ओपिनियंस होंगी, जरूरी नहीं है आप उन्हें एज इट इज माने, लेकिन मैंने जो अपनी लाइफ में अनुभव लिया है पिछले 22 सालों में, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। आज से करीब 8 साल पहले मैं एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे एक बड़े मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर, बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल था वो, और उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, और उनसे मेरी बात हो रही थी और वो एक बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने। उन्होंने बोला कि आई लाइक योर सप्लीमेंट्स, आई लाइक योर कंपनी, क्योंकि आज की डेट में पूरा मेडिकल इंडस्ट्री इस चीज पर काम कर रहा है कि बढ़िया से बढ़िया दवाइयां कैसे लाई जाएं, बढ़िया से बढ़िया स्टंट कैसे लाए जाएं, ऐसे स्टंट कैसे लाए जाएं जो बाय डिफॉल्ट बॉडी में ही डिसॉल्व हो जाएं, बाय डिफॉल्ट ये हो जाए, बाय डिफॉल्ट वो हो जाए, इतनी अच्छी चीजें कैसे लाई जाएं, बढ़िया से बढ़िया इक्विपमेंट कैसे लाए जाएं, बढ़िया से बढ़िया टेस्टिंग्स और पैथोलॉजी कैसे स्ट्रॉन्ग की जाए। लेकिन नोबडी इज टॉकिंग अबाउट बीमारियां ही होने कैसे ना दी जाएं। एंड यू आर द पर्सन, यू आर एज ए कंपनी, यू आर द पर्सन, यू आर एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंपनी, जो कि बात करता है, हु इज टॉकिंग अबाउट क्योरिंग, हु इज टॉकिंग अबाउट केयरिंग, जो बात करते हैं कि आप बीमारियों को होने ही ना दें। इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा लाइक करता हूं और मुझे उनकी बड़ी अच्छी बात लगी। इसके बाद अभी हम पिछले 15 दिन पहले, 15-20 दिन पहले हम एक बहुत बड़े कार्डियक के स्पेशलिस्ट के साथ बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि 99% बीमारियां दिमाग से होती है, 1% बीमारियां हैं जो एक्चुअल में होती हैं। दिमाग का क्या रोल है साहब, कैसे काम करता है, हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बीमारियों का बॉडी में और बॉडी का बीमारियों को ठीक करने में एग्जैक्टली रोल क्या है, रिलेवेंस क्या है, कैसे ठीक होती है बीमारियां, उनको बारे में कैसे बात की जाती है, कैसे ठीक किया जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे फिट कैसे रहा जाए, हेल्दी कैसे रहा जाए। हमारा मिशन है हेल्दी कम्युनिटी। हमारी जो आज मीटिंग है इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है, हेल्दी कम्युनिटी बिल्ड करना। तो आपने सबने सुना भी है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तो पहला सुख हमेशा से रहा ही है कि निरोगी काया कैसे रहे, लेकिन वो हमें पता नहीं है। 80% लोगों को तो पता ही नहीं है कैसे होता है। उसी कड़ी में हम कुछ रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि लोग बीमार ना हो। हम बीमारों को ठीक करने की कम्युनिटी में नहीं है, वो तो ठीक हो ही जाते हैं, उसमें तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर्स लगे हुए हैं। हमारा जो मिशन है वो ये है कि बीमार ही कैसे ना हो। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से कुछ बातें करने की कोशिश करूंगा। जो पहला मेरा एग्जाम्पल है वो ये है कि बॉडी की जो एनाटॉमी है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो भगवान ने बॉडी को बीमार होने के लिए बनाया ही नहीं है, और हर बीमारी से लड़ने की ताकत बॉडी के अंदर मौजूद है। और वो कैसे लड़ती है, जितना मैं समझ पाया हूं वो मैं लेमैन की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा।
जब भी बॉडी के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया एंट्री करता है किसी भी तरह से, किसी भी वजह से, तो बॉडी का क्या काम होता है? बॉडी उस बैक्टीरिया या वायरस को नहीं मारती। बॉडी क्या करती है? उस वायरस के अगेंस्ट एक ऐसी सेना खड़ी करती है जो उसी वायरस जैसी होती है, उसको कहते हैं एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज का रोल क्या है? उस सेना को न्यूट्रलाइज कर देना, यानी उस सेना की दोस्त सेना बन जाती है, वो सिमिलर हो जाती है और वो वायरस फिर बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। वो सिमिलर होने की वजह से वो डीएक्टिव हो जाता है, उसका कोई रोल नहीं रहता। ये ना सब इससे सरल शब्दावली शायद मैं इसके लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए और इम्यूनिटी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। दवाई का क्या रोल होता है? दवाई उस वायरस अटैक को या उस बैक्टीरिया का जो अटैक किसी भी वजह से हुआ है उसको बॉडी को नुकसान करने से रोकती कैसे है? उसको मारती है। उसका काम है मारना। अब मारने में वो बॉडी की जो हेल्दी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए जो कोशिकाएं हैं उनको भी मारती है। तो मारने का काम होगा तो वो तो मारेगी सबको, जो भी आप सामने मिलेगा। अब आज से करीब 25 साल पहले जब मैं मेरे फादर के साथ स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मेडिकल प्रैक्टिस में बैठता था, उस टाइम पर मुझे अच्छे से याद है, वायरल फीवर आता था और वो 3 दिन में ठीक हो जाता था। मेरे फादर बाद में बताते थे कि अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी दवा ना दी जाए, केवल पैरासीटामोल ही दे दिया जाए, तो भी वो 3 दिन में ठीक हो ही जाएगा। दवाइयों का रोल बस इतना सा है कि पर्सन के माइंड में एक प्रोग्रामिंग हो जाती है कि मुझे दवाई मिल गई, मुझे इंजेक्शन लग गया और मैं ठीक हो जाऊंगा। और वो बहुत सारे पेशेंट को ऐसे ही ठीक करते थे, प्लेसिबो इफेक्ट के साथ ठीक करते थे, वो उनका अपना तरीका था। आज से करीब 15 साल पहले हमने देखा कि वायरल फीवर को ठीक होने में 7 दिन लगते थे। मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 5-7 साल पहले तक हम 11 दिन में ठीक हो जा रहे थे, 10 से 11 दिन में, 7 से 11 दिन का टाइम पीरियड था वायरल को ठीक होने का। और अभी 14 दिन का मिनिमम टाइम पीरियड है। ये 14 दिन से लेके 28 दिन और 35 दिन 40 दिन तक भी जा रहा है। बीच बीच में बहुत सारे वायरस ऐसे भी आए जिसमें आज ही बात कर रहे थे हम चिकुनगुनिया, उससे पहले मंकी फीवर, उसके बाद कोई और फीवर, उसके बाद अभी लेटेस्ट हम पिछले 2-3 साल कोविड से निकले हैं और अभी कोई अंत नहीं है। आपको ये जानकर थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा कि कोविड इज इन नॉट ए लास्ट वायरस। सो मेनी वायरस आर अवेलेबल इन द एनवायरमेंट टुडे आल्सो। आज की डेट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे आते जाएंगे। सवाल ये है कि 25 साल पहले 3 दिन में कैसे ठीक हो जाता था और आज 14 दिन और 28 दिन क्यों लग जाते हैं? क्योंकि 25 साल पहले हमारी इम्यूनिटी विद इन 7 डेज, विद इन 3 डेज इनफैक्ट एंटीबॉडीज बना लेती थी और वो एंटीबॉडीज उस वायरस को निष्क्रिय कर देते थे। वो अपने हमले में कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाता था। वही एंटीबॉडीज आज से 15 साल पहले 7 दिन में बनने लगी, अभी 14 दिन में, और अभी 28 दिन, इस तरह का पीरियड आता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब वायरस नया नहीं है, वायरस का अटैक करने का तरीका नया नहीं है, हमारा डिफेंस करने का तरीका कमजोर होता जा रहा है। हमारी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर होती जा रही है। चाहे वो स्टमक के अंदर कोई चीज गई है, चाहे वो स्टमक, लिवर और इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हुई है, चाहे वो लंग्स में कोई प्रॉब्लम हुई है, चाहे वो रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, हमारा जो स्नायु तंत्र है या हमारा जो इम्यूनिटी तंत्र है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो सेल के अंदर जो वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने की जो क्षमता थी वो कमजोर हो गई है। क्यों कमजोर हुई है? उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हम जो खा रहे हैं आज खाना, वह नहीं है जो खाना चाहिए, और जो खाना चाहिए वो हमें है ही नहीं, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जो खा रहे हैं उसमें और जो खाना चाहिए उसमें एक गैप आ गया है और उस गैप को कहते हैं न्यूट्रिशनल गैप। उस गैप की वजह से जो बीमारियां आ रही हैं आज, उन बीमारियों का नाम है लाइफ स्टाइल डिजीज। ये डिजीज जो हैं वो लाइफ स्टाइल की वजह से आई हैं। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले लोग बिना खाए मरते थे कुछ, आज खाकर मर रहे हैं, गलत खाकर मर रहे हैं, ज्यादा खाकर मर रहे हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा तरीका हमें समझ लेना चाहिए जिससे हम तरीका सीख लें खाने का,
तरीका सीख लें जीने का, जिनसे उन लाइफस्टाइल डिजीज से बच जाएं। आपको पता है लाइफस्टाइल डिजीज कौन सी होती हैं? हेयर फॉल से लेके माइग्रेन, स्ट्रेस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, थायराइड, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, नी जॉइंट प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस, ये वो बीमारियां हैं जो गांव के लोग कहते हैं पैसे वालों की बीमारियां। तो पैसे वालों को तो नहीं होनी चाहिए, उनके पास तो अच्छा खान पान है, फिर भी ये बीमारियां होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि कुछ तरीका जो हमने अभी तक बताया उसकी वजह से। लेकिन सवाल ये है, ये ठीक हो जाती हैं क्या? इनमें से कौन सी बीमारी को जानते हैं आप जिसे आदमी ठीक कर लेता है? होने से पहले विडंबना ये है कि जिसको ये बीमारी हुई नहीं है वो कहता है मुझे थोड़ी ना होगी, वो उसके बारे में कोई उपचार करता ही नहीं है, और जिसको हो गई वो जिंदगी भर उसे ठीक नहीं कर सकता। तो इसका एक ही इलाज है, होने ही मत दो। लाइफस्टाइल डिजीज का जो सोल्यूशन है वो है इन्हें होने ही मत दो। अब होने ही मत दो का क्या इलाज है? वह खाओ जो खाना चाहिए और वह छोड़ दो जो खा रहे हो। वो संभव नहीं है। क्यों नहीं है? ड्यू टू एक्सेसिव केमिकल इन्वॉल्व इन एयर, इन वाटर, इन फूड, इन वेजिटेबल, इन थॉट। इवन हर जगह केमिकल इन्वॉल्व हो गया है, और इतना ज्यादा केमिकल इन्वॉल्व हो गया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एंड लाइफस्टाइल डिजीज कैसे कहते हैं इनको? एक एग्जांपल बताऊंगा। आपके घर में आरओ वाटर आता होगा, जिसे पहले मिनरल वाटर के नाम से जाना जाता था। बोतल का पानी जब हम पीते थे तो उसका नाम होता था मिनरल वाटर। एक्चुअली दैट इज नॉन मिनरल वाटर, दैट इज नॉट मिनरल वाटर, दैट इज ए नॉन मिनरल वाटर, दैट इज ए फिल्टर्ड वाटर। एक्चुअली मिनरल वाटर का मतलब है हमारी बॉडी को चलाने के लिए बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे मिनरल्स पानी से ही मिल जाते थे, जो नेचुरल सोर्सेस से आता था। कुएं का पानी, जमीन का पानी। अब कुएं खत्म हो गए, तालाब भी खत्म होते जा रहे हैं, उनके आसपास कुएं होते थे वो खत्म हो गए, शहरों में तो बिल्कुल नहीं है। हैंडपंप आए, उसके बाद धीरे 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 सप्लाई का पानी आने लगा, और इन वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई करके पीने के पानी के रूप में दिया जाने लगा बहुत सारी जगहों पर। इसकी वजह से हमने क्या किया, हमने घर में आरओ वाटर लगा लिया, क्योंकि उसमें एमिबाइसिस हो सकता है, उसमें और बहुत सारे जीवाणु हो सकते हैं जो हमारे पेट को खराब कर देंगे। अगर हमने नॉर्मल पानी पिया तो हमें डर है कि एक्सेसिव टीडीएस की वजह से डाइजेशन खराब हो सकता है, और एमिबाइसिस टाइप के कुछ बैक्टीरिया जाके बॉडी को खराब कर सकते हैं, अंदर से हमारे डाइजेशन सिस्टम को बेकार कर सकते हैं। इसलिए फिल्टर वाटर पियो। लेकिन फिल्टर वाटर पियोगे तो उसमें मिनरल्स नहीं है, उसके मिनरल्स तो फेंक दिए हमने नाली में। कई सारे लोग इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और मैं यहाँ से जरूर बोलना चाहूंगा, अगर आपके घर में आरओ है और उसके पानी के जो वेस्ट है उसको आप किसी भी तरह से बाल्टी में भर के अपने पेड़ों में दे सकते हैं, तो पेड़ों के लिए भी सप्लीमेंट का काम करेगा। उस पानी को वेस्ट ना करें, बहुत सारा पानी बेकार होता है। एनीवेज, मेरा इंटेंशन आज वो नहीं है, लेकिन आप वो भी कर सकते हैं। अब जब हम मिनरल आरओ का पानी पी रहे हैं तो उसमें मिनरल नहीं है, अब बहुत सारे मिनरल कम हो जाएंगे। तो मिनरल्स ऑलरेडी कम थे हमारे घरों में रहने की वजह से, हार्डवर्क ना करने की वजह से वो और कम हो गए। तो ओवरऑल मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पानी खराब, हवा खराब, सब्जी खराब, फल खराब, आटा खराब। आटे में फाइबर नहीं है, पानी में मिनरल्स नहीं है, हवा में ऑक्सीजन नहीं है, खाने में प्योर विटामिन्स और मिनरल्स नहीं है। क्या मिल रहा है? केमिकल मिल रहा है। लोग इतने ज्यादा केमिकल्स का स्प्रे करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर कि अगर आप होते हुए देख लें तो शायद आप उन्हें खाएं ना, लेकिन मजबूरी है, ऑप्शन नहीं है हमारे घर में। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो एक तरीका है, आप सुबह 4 बजे जगें, उसके बाद बढ़िया अच्छे से, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा और बहुत सारी खराब दूषित गैसें ना हो, ऐसी जगह घूमने जाएं, 10-15 किलोमीटर घूम के आए। उसके बाद बढ़िया ऐसे खेत के गेहूं जिसमें कभी यूरिया ना दिया गया हो, जिसमें कभी डीएपी केमिकल ना दिए गए हों, ऐसे खेत के गेहूं या सब्जी अपने घर में लाएं, फिर अपने हाथ से पकाएं, चक्की चलाएं, फिर उसको पकाएं, फिर उसको खाएं, और जो साइकिल से ऑफिस जाएं, साइकिल से चल के आए, पूरा हार्ड वर्क करें और हैप्पी रहें पूरे दिन, तनाव मुक्त रहें। तब शायद आप ठीक रह सकते हैं, तब शायद आप हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन ये तो ऑप्शन नहीं है ना। तो हमें सप्लीमेंट के रूप में वह चीजें लेनी पड़ेंगी जो खाने से नहीं मिल रही हैं। अब सप्लीमेंट के रूप में हमें पॉजिटिव थॉट भी लेने पड़ेंगे। सप्लीमेंट के रूप, आज हमारा जो माहौल है इतना दूषित हो गया है,
बच्चा बचपन में जब 14 साल का होता है तब तक वो मोर देन 20,000 टाइम नो वर्ड सुन चुका होता है और उस टाइम उसकी पूरी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। तो इन्वायरमेंट नेगेटिव, दूषित, केमिकल बेस्ड हो गया, वो भी पानी केमिकल बेस्ड हो गया, सब कुछ केमिकल बेस्ड है। तो हमें सप्लीमेंट चाहिए, एक्सरसाइज के लिए भी सप्लीमेंट चाहिए, हमें विचारों के लिए भी सप्लीमेंट चाहिए, हमें पॉजिटिव बने रहने के लिए सप्लीमेंट चाहिए और हमें खाने के लिए भी सप्लीमेंट चाहिए। तो सप्लीमेंट के बगैर जिंदगी नहीं है। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव था कि व्हाई सप्लीमेंट। सप्लीमेंट की जरूरत इसलिए है कि जो हमें चाहिए वो हमें नेचुरल वे में पूरा नहीं हो रहा। नाउ द क्वेश्चन इज, सो मेनी कंपनीज इन द मार्केट जो प्रोवाइड करा रही हैं सो मेनी टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स, और नए नए लोग आके ऐड करते हैं, ये खाओ वो खाओ, और पता नहीं क्या क्या होता है उनको। तो अब सप्लीमेंट कैसा होना चाहिए, कौन सा सप्लीमेंट होना चाहिए, कौन सा सप्लीमेंट सेफ है, उसके बारे में बात करेंगे। और ओवरऑल हम WHO की एक लाइन के ऊपर सारी बात कह देते हैं कि हम पूरी जवानी लगा देते हैं वेल्थ कमाने में और पूरा बुढ़ापा लगा देते हैं कमाई हुई वेल्थ से हेल्थ कमाने में, जो आती नहीं है। आज हम एक तरीका इस्तेमाल करेंगे जिस तरीके से हम वेल्थ कमाने के दौरान अपनी हेल्थ डिटेन नहीं होने देंगे, हम अपनी हेल्थ को खराब नहीं होने देंगे। चाहते हैं आप भी ऐसा? अगर चाहते हैं तो अगली बातें जो मैं करूं, मैं कुछ स्लाइड के माध्यम से कुछ चीजें शेयर करूंगा। जो मैं शेयर करूं आप उसके नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, कट्स आपको मिल जाएंगे जिनका फायदा आप उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ स्क्रीन शेयर करेंगे अभी, और उसके माध्यम से आप शेयर ऑडियो इज ऑफ, ओके। ऑल राइट, आपकी स्किन का, आपकी मेरी आवाज आ रही है? ओके। आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड दिखाई दे रहा है हेल्थ, और हम हेल्थी कम्युनिटी क्रिएट करने के बारे में बात कर रहे हैं। हेल्थ को ना आप एक चीज से याद रखिएगा, EARN, अर्न। इसको अर्न करना पड़ता है, इसको आपको एक ही बार मिलेगी बॉडी और इसे अर्न करना पड़ेगा। और 4 फंडामेंटल हैं: रेगुलर एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रॉपर रेस्ट एंड गुड न्यूट्रिशन। और गुड ये पहली 3 चीजें आपके हाथ में हैं। आप चाहे 30 मिनट ही क्यों ना करें, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करें और डेली करें, रेगुलर करें। एटलीस्ट 30 मिनट ऑफ एक्सरसाइज आपको एंडोर्फिन रिलीज करने में हेल्प करती है, जो आपको पूरे दिन हेल्दी रखता है, हैप्पी रखता है। एटीट्यूड पॉजिटिव, जो हो गया वो हो गया, व्हाट नेक्स्ट पे फोकस करेंगे, अच्छे माहौल में रहेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो आप बहुत सारी कोशिकाओं को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेंगे। प्रॉपर रेस्ट आपकी इस कोशिकाओं को रिजुविनेट करने में हेल्प करता है, और बॉडी अपने आप को रात के टाइम पर जो नुकसान हुआ है उसको हील करने का काम करती है। तो प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए 7 घंटे का। ये तीनों चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो एटीट्यूड पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट रहेगा, और एटीट्यूड पॉजिटिव और एक्सरसाइज अच्छी है तो नींद बहुत अच्छी आएगी 7-8 घंटे की। और न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन मिलता है हमें खाने से। कैसे मिलता है? जो भी खाना खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन बेसिकली 2 तरह का होता है, मैक्रो और माइक्रो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में 3 एलिमेंट होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं: प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स। माइक्रो में विटामिन एंड मिनरल्स। ये पांचों चीजें मिलके बॉडी में एक प्रोसीजर अपना करती हैं जिसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये सब ने 5वीं कक्षा की क्लास में, 5वीं कक्षा की विज्ञान में पढ़ा है हमने। और हमने पढ़ा है फूड पिरामिड। ये फूड पिरामिड है जो खाने से मिल जाता है। हमने ये नहीं पढ़ा कि कौन सी चीज कितनी चाहिए और कैसी चाहिए, और वो हम पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पांचों चीजें कैसे काम करेंगे जरा समझेंगे ना। उससे पहले हम ये जो पांचों चीजें मिलके, इसमें एक चीज और यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपकी बॉडी में एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, विटामिन, मिनरल्स मिल जाए तो आपकी सेल हमेशा हेल्दी बनी रहेंगी, बढ़िया से काम करेंगी। अब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसीजर के दौरान स्पेशली कार्ब्स एंड फैट बर्न होते हैं। इनके बर्न होने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी चली जाती है सेल के अंदर, हम एनर्जाइज्ड हो जाते हैं।
अब एक टाइम के बाद एक सेल डेड हो जाती है, उसकी जगह नई सेल बनती है। न्यू सेल बनाने में कुछ विटामिन, कुछ मिनरल्स एंड स्पेशली प्रोटीन्स का रोल होता है। अगर सही क्वांटिटी और क्वालिटी के पांचों चीजें मिल जाएं तो हम कभी बीमारी ना हो। हमारी बीमारियों का कारण ही यह है कि इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी मिसमैच है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजीज फ्री लाइफ, हेल्दी बॉडी, रोल ऑफ मेडिसिन टू क्योर एनी डिजीज, यानी किलिंग प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको शेयर किया। रोल ऑफ इंटेलिजेंस इन स्मार्ट केयर इज डिसिप्लिन एंड बैलेंस डाइट एंड अवेकनिंग। अगर हम इन तीन चीजों को समझें तो हम हमेशा हमेशा के लिए हेल्दी रह सकते हैं। कैसे कैसे हेल्दी रहेंगे, क्या क्या हमें करना चाहिए, कुछ चीजें मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूंगा। आप अगर इन कुछ फिलॉसफी फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में तो बहुत हद तक आप ठीक रख सकते हैं अपने आप को। 12 बजे तक ईट ओनली फ्रूट्स, 3 to 4 टाइप ऑफ इंक्लूडिंग मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, कुछ भी खा सकते हैं। आप 3 से 4 तरह के फ्रूट्स खाएं। फ्रूट्स कितने खाने चाहिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, योर बॉडी वेट इनटू केजी इन 10। मतलब आपका वजन अगर 60 किलो है तो आप 600 ग्राम तक फ्रूट आपको डेली खाने चाहिए। खाना खाने से पहले आपकी 2 प्लेट्स होनी चाहिए, एक प्लेट 1, प्लेट 2। प्लेट 1 में आप पूरे सैलेड भरिए, प्लेट 2 में आप अपना सब्जी रोटी जो भी खाना चाहते हैं वो रखिए। आप खाना खाने से पहले P1 प्लेट को खत्म कीजिए, उसके बाद आप अपनी P2 प्लेट को फिनिश कीजिए। स्टेप 2, लंच। लंच बेसिकली क्या फॉलो कर सकते हैं आप? ऑलवेज ईट योर लंच डिनर इन 2 प्लेट्स। मैंने अभी शेयर किया आपके साथ। मिनिमम अमाउंट मैंने आपको बता दिया इनका सैलेड का क्या अमाउंट होना चाहिए। योर वेट इन केजी इंटू 5 मीन्स इफ यू हैव 60 kg वेट मल्टीप्लाई बाई 5, 300 ग्राम आपको सैलेड खा लेना चाहिए। उसके बाद आपको नॉर्मल खाना खाना चाहिए। स्नैक्स की अगर हम बात करें, अदर देन 3 मेन मील्स ऑफ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, फॉलोइंग आर ऑप्शन द स्नैक्स बेवरेज। जैसे स्प्राउट्स हैं, अगर आप स्प्राउट्स का देखेंगे तो बॉडी वेट को ग्राम से कन्वर्ट कर दो। जैसे 60 किलो वजन है तो 60 ग्राम आप खा सकते हैं। नट्स आप कंज्यूम करेंगे आफ्टर सोकिंग इन वाटर। नट्स को कम से कम 2-3 घंटे तक पानी में गला के ही खाएं जो भी आप खा रहे हैं, जैसे बादाम है। या फ्रूट कैन ऑल्सो भी कंज्यूम्ड इन ए स्नैक। कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं और आप एक ग्रीन टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं 3-4 बजे के आसपास, फिट रहना है तो। स्टेप 2, डिनर बिफोर 7 PM। ऑलवेज ईट योर लंच एंड डिनर इन 2 प्लेट सेम। आप कई लोग कहते हैं साहब सैलेड नहीं खाना चाहिए शाम को, क्यों नहीं खाना चाहिए भाई? खूब खाइए, कोई नुकसान नहीं करता है। कट करके नहीं खाना चाहिए भाई, खूब खाइए, कोई नुकसान नहीं करता है। सेम उसी तरह से आप सैलेड लेंगे और आपका डिनर हो जाएगा। अब सवाल ये आता है, हमने बात की कि क्या हमारे खाने में जो प्रोटीन हमें लेना चाहिए वो हम ले पा रहे हैं? आपको प्रोटीन की जरूरत होती क्यों, जरा समझते हैं। ये बालों को, त्वचा को, नाखूनों के लिए अच्छा होता है। एनर्जी के स्तर को बरकरार रखने में मदद करता है। सेल को बनाता है, न्यू सेल बनाता ही नहीं है, उन्हें रिपेयर भी करता है, मेंटेन करता है। इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। मांसपेशियों की मजबूती और विकास में मदद करता है। मसल्स को बनाता भी है, उन्हें डेवलप करता है और उनकी मजबूती को बनाए रखने में हेल्प करता है। ये बेसिक प्रोटीन का रोल है। जरा प्रोटीन को समझते हैं। अगर हमें हमारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहें, जैसे हम 60 ग्राम प्रोटीन, अगर 60 किलो एक एडल्ट का वेट है, 60 ग्राम प्रोटीन लेनी है हमें, यानी 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट रिक्वायर्ड होती है। पहली चीज क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, क्वालिटी की बात भी फिर करेंगे। अब 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेने के लिए आपको इन्हें हर दिन अकेले लेने की या फिर इन सबको उचित मिश्रण में लेने की आवश्यकता है। अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ूंगा तो आपको लगेगा पता नहीं क्या क्या है। और ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। अगर आपको एग्जैक्टली 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए तो सिंपल भाषा में बात करूं तो अगर आप चपाती लेते हैं तो एक चपाती से 2 से 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और आप अगर दाल लेते हैं एक कटोरा तो उससे 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। आप दूध लेते हैं तो आपको 8 गिलास दूध लेना पड़ेगा इनफैक्ट 60 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए। तो वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो कैलोरी बहुत ज्यादा मिलेगी लेकिन प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिलेगी। मतलब क्वांटिटी आप ज्यादा ले नहीं सकते, तो क्वांटिटी जितनी लेनी चाहिए उसके लिए बहुत सारी चीजें हमें खानी पड़ेंगी। एक वेजिटेरियन पर्सन की डाइट में अगर वो 4 चपाती सुबह, 4 चपाती शाम को, सुबह दलिया ब्रेकफास्ट में लेते हैं, दोनों टाइम दाल लेते हैं, दोनों टाइम एक एक गिलास दूध लेते हैं, तो उनकी डाइट में 35 से 40 ग्राम प्रोटीन रोज जा रहा है। जबकि हमें चाहिए 60 ग्राम, अगर 60 केजी वेट है तो हर दिन प्रोटीन कम जा रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, ना तो सेल उस तरह से डेवलप रह पाएंगी जो रहना चाहिए, ना वो मेंटेन रहेंगी, ना ही न्यू सेल प्रॉपर बनेंगी। जब न्यू सेल प्रॉपर नहीं बनेंगी तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा, अर्ली एजिंग आएगी, बाल झड़ेंगे, बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे, स्किन में झुर्रियां आ जाएंगी और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो हम क्वांटिटी भी नहीं ले रहे हैं। क्वांटिटी की साथ अगर हम बात करें क्वालिटी की, क्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन बेसिकली
22 एमिनो एसिड से मिलता है। जो लोग प्रोटीन को लेके कंफ्यूज हैं वो ध्यान से सुनिएगा, प्रोटीन किसी भी खाने में सीधा नहीं मिलता, हमें खाने से मिलते हैं एमिनो एसिड्स, और एमिनो एसिड होते हैं जो खाने पीने में लिए जाते हैं, जो 22 है, बेसिकली 26 होते हैं, बट खाने पीने में 22 एमिनो एसिड्स लिए जाते हैं, जिसमें से दो तरह के होते हैं, 9 एसेंशियल और 13 नॉन एसेंशियल। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, ये पूरे के पूरे 22 अगर बॉडी में मिलते हैं तो 100% डाइजेस्टिव एंड मिलियंस ऑफ टाइप के प्रोटीन्स बॉडी बना लेती है। हर ऑर्गन की अलग प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम पूरे 22 एमिनो एसिड दे दें तो टोटल टाइप के प्रोटीन्स और डाइजेस्टिव 100% हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली किसी भी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सोर्स से एक साथ 22 के 22 एमिनो एसिड नहीं मिल पाते हैं। एवरेज देखा गया है कि जो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है उसमें से 3 to 5 एमिनो एसिड खाने में मिल जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, डाइजेस्टिविटी ऑफ दैट प्रोटीन डाउन हो जाती है और एवरेज 40%, 30 to 40% प्रोटीन ही बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। टोटल इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं 26, उनमें से 5 वोवेल्स होते हैं। अगर एक वोवेल को हटा दिया जाए तो बहुत सारे वर्ड्स नहीं बनेंगे, 2 हटा दिए जाए तो बहुत सारे और नहीं बनेंगे, 3, 4, 5 हटा दिए जाए तो कोई भी वर्ड नहीं बनेगा। इसी तरह से जैसे 5 वोवेल्स एसेंशियल हैं, उनके होने से करोड़ों वर्ड्स बन जाते हैं, एक डिक्शनरी बन जाती है, लेकिन उन 5 को हटाने से कोई वर्ड नहीं बनता। उसी तरह से अगर 9 एसेंशियल एमिनो एसिड टोटल 22 में से हटा दिए जाएं तो कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा। 2, 3, 4 डाल दिए जाएं तो बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन 100% डाइजेस्टिव नहीं बनेंगे। हम जो खाना खा रहे हैं वो एवरेज 36% डाइजेस्ट हो रहा है। इसकी वजह से आफ्टर द एज ऑफ 45 डॉक्टर रिकमेंड कि प्रोटीन डाइट कम कर दो। क्यों? उन्हें पता है कि पूरा का पूरा डाइजेस्ट होगा नहीं। जब पूरा का पूरा डाइजेस्ट नहीं होगा तो एक्सेसिव प्रोटीन जो अनडाइजेस्टिव है, वो अमीनो एसिड जो लिवर में पड़े रहेंगे, वो ना केवल लिवर को नुकसान पहुंचाएंगे बल्कि टॉक्सिसिटी रिमूव करने के लिए जो बाहर फेंकने ब्लड फिल्टर होता है वहां पे वो पहुंचेंगे डाइजेशन के माध्यम से। वो प्रोसीजर जो करेंगे तो किडनी को एक्सेस एमिनो एसिड्स को बाहर फेंकना पड़ेगा, एक्सेस प्रोटीन को बाहर फेंकना पड़ेगा। कई बार वो जॉइंट में चला जाएगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉपर मेटाबॉलिज्म प्रोटीन का नहीं होगा तो गाउट हो जाएगी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाएगा, जिसे बाय कहते हैं। घुटने जल्दी बेकार हो जाएंगे। आज हम बात कर रहे थे मैं और गोपी जी कि आज से 50 साल पहले के लोग आराम से नी जॉइंट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी, आराम से जमीन पे बैठते थे और कुछ नहीं होता था। अभी हर एक को घुटने में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स जो अमीनो एसिड्स के माध्यम से डेवलप होने थे, वो प्रॉपर प्रोटीन डाइजेस्ट होनी थी, उसकी वजह से प्रॉपर सेल्स और टिश्यूज बनके लिगामेंट प्रॉपर रहने थे, वो रह ही नहीं पा रहे। सारा प्रेशर घुटनों पे आ रहा है। और हमारी डाइट में एम्प्टी कैलोरीज हो गई हैं। एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं जिसमें कैलोरी है, खाली कैलोरी है, उसमें प्रोटीन नहीं है, विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है। तो पेट को तो फुल करा देंगी वो, लेकिन पेट को बड़ा भी करा देंगी वो फैट में कन्वर्ट हो जाएंगी। वो प्रॉपर टिश्यू नहीं बनेंगे, प्रॉपर सेल नहीं बनेंगी। जब प्रॉपर सेल नहीं बन रही है, प्रॉपर टिश्यू नहीं बन रही है, तो दिन प्रतिदिन जो बॉडी 13 साल की एज तक तो रिपेयर कर रही, बॉडी को डेवलप कर रही है, 25 साल के बाद रिपेयर, खराब होना बॉडी का और बनना दोनों एक साथ चल रहा है। 40 साल के बाद केवल बॉडी डिटेन हो रही है, खराब हो रही है, न्यू डेवलप नहीं हो पा रही है टिश्यूज और सेल्स। इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे खान पीन का है। पहले लोग 70 साल की एज तक साइकिल चला लेते थे, अभी तो 50 साल पे घुटने बोल जाते हैं, 40 साल पे घुटने बोल रहे हैं लोगों के। 10-12 साल के लोगों को डायबिटीज हो रही है, 15-16 साल 18 साल पे चश्मे लग रहे हैं लोगों को, बचपन में ही लग रहे हैं। उसका रीजन क्या है? ना तो हमारे पास प्रॉपर क्वांटिटी है, ना ही हमारे पास प्रॉपर क्वालिटी है। तो अब हम क्या करें? हम जाते हैं फिर सप्लीमेंट के लिए, और मार्केट में जो सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं वो भी 36% ही डाइजेस्ट होते हैं, क्वांटिटी उनके अंदर बहुत कम है। मार्केट का जो द बेस्ट प्रोटीन था 2011 तक, मैं उसका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन वो मार्केट में हाईली रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स, हाईली रिकमेंडेड बाय मेडिकल स्टोर्स। आज से 15-20 साल पहले तो लोग डॉक्टर लिखता था तो भी शायद नहीं लेते थे, अभी तो लोग ओवर द काउंटर जाके बोलते हैं फलाना प्रोटीन के आगे कुछ और एक वर्ड लगा दोगे तो उसका पूरा नाम बन जाता है, उसका नाम ही प्रोटीन से स्टार्ट होता है। तो उसके अंदर 32% प्रोटीन है और 64% कार्बोहाइड्रेट है, जो मार्केट लीडर है। 2011 तक लीडर था, अब नहीं है। मार्केट लीडर के जो डब्बा है उसके अंदर 32% प्रोटीन है, 64% कार्बोहाइड्रेट है। माय डियर फ्रेंड, जस्ट टेल मी, वो कार्बोहाइड्रेट पाउडर है या प्रोटीन पाउडर है?
दैट इज ए कार्बोहाइड्रेट पाउडर, बट वो सेल हो रहा है एज ए प्रोटीन पाउडर। एंड चूंकि उसके अंदर भी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी 36% है। तो अगर 200 ग्राम का डिब्बा है, उसमें 32% प्रोटीन है, तो 64 ग्राम प्रोटीन है। एंड डाइजेस्टिबिलिटी अगर 30%, 36% निकालू, तो उसका भी जो टोटल बॉडी को यूटिलाइज होने वाला प्रोटीन है, दैट इज ऑलमोस्ट 22 ग्राम। एंड द कॉस्ट इज मोर देन 300 रुपीज। 1 ग्राम प्रोटीन का अगर रेट निकालेंगे तो इट इज टू कॉस्टली। अरे भैया, 36% प्रोटीन, 34% प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो आप खाने से ही खा रहे हो। तो वो एक स्कैम है बेसिकली, हमें पता ही नहीं है। तो लोगों का मिथ भी गलत नहीं है, मिथ भी नहीं कहेंगे उसे, उनका दोष नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है। आज हम बात करेंगे कैसे कॉर्पोरेशन के बारे में, जिसने एक अपना प्रोटीन लॉन्च किया। उस प्रोटीन की खूबी क्या है जरा। इसकी खूबी है, एक आप ये मत समझिए कि मैं प्रोटीन ही बेच रहा हूं, मैं आपको अवेयरनेस भी दे रहा हूं, क्योंकि इससे बेस्ट कोई है नहीं है, तो मैं किसी और की बात भी नहीं कर सकता यहाँ पे। इस प्रोटीन की जो खूबी है वो ये है कि एक स्कूप में 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है, मतलब 10 ग्राम में 8 ग्राम प्रोटीन, सॉरी, एक स्कूप 10 ग्राम का होता है, उसमें 8 ग्राम प्रोटीन है, मींस 80% प्रोटीन है। सेकंड थिंग, ओनली 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है। हमने इसके अंदर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड डाले ही नहीं है। जो मार्केट में नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, जो खाने से खा रहे हैं, वही अमीनो एसिड उसके अंदर है, तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी 36% रह जाती है। और इसके अंदर चूंकि ओनली 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, तो ये ना केवल खुद 100% डाइजेस्ट होता है, बल्कि अनडाइजेस्टिव अमीनो एसिड जो आपके लिवर में पड़े रह जाते हैं, जो किडनी को बाहर फेंकने पड़ते हैं, ये उनको भी डाइजेस्ट कर देता है। तो इसकी मेन ब्यूटी है, ये 100% डाइजेस्टिव है, और ये जो अनडाइजेस्टिव अमीनो एसिड खाने पीने से आप खा रहे हैं, कुछ भी बाहर का खा लिए, उसे भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये वरदान की तरह से साबित होता है। इसकी वजह से हम यूरिक एसिड बढ़े हुए पेशेंट को ये प्रोटीन खिला के उसका यूरिक एसिड कम कर देते हैं। जबकि डॉक्टर क्या कहता है यूरिक एसिड के पेशेंट को? प्रोटीन बंद कर दो। हम लिवर के प्रॉब्लम के पेशेंट को अपना प्रोटीन पाउडर खिला देते हैं। हम ये वाला प्रोटीन हम किडनी फेलियर पेशेंट तक को भी दे देते हैं, डॉक्टर्स रिकमेंड कर देते हैं, क्योंकि ये 100% डाइजेस्टिव है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई कार्ब्स नहीं है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई भी कृत्रिम ऐसी चीज नहीं डाली गई है जो टेस्ट बढ़ाती हो या इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है उसे बढ़ा देती हो। ये नेचुरल है। ये ऑल प्लांट के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर सोया प्रोटीन को आइसोलेटेड किया गया है, मटर प्रोटीन को आइसोलेटेड किया गया है, गेहूं के प्रोटीन को आइसोलेटेड किया गया है। लैक्टोज टॉलरेंस अगर किसी को है तो उनको इसे दिया जा सकता है। जो लोग दूध नहीं पी सकते, उनको ये इजीली दिया जा सकता है, उनको कोई नुकसान नहीं करेगा। इसका फायदा क्या होता है? लेने के 3 दिन के अंदर अंदर आपको इम्यूनिटी और आपकी जो इंड्योरेंस है, पर्सनैलिटी की जो इंड्योरेंस है, जो स्टेमिना है, वो 3 दिन में फील होने लग जाती है। जो लोग 5 बजे थके हारे से हो जाते हैं, अगर वो प्रोटीन पाउडर लेना स्टार्ट कर दें तो उनको रात को 10 बजे भी ऐसा लगेगा कि सुबह के 10 बजे हुए हैं। तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहली बात, कोई भी खा सकता है, डायबिटिक खा सकता है, हार्ट पेशेंट खा सकता है, ओबेस पर्सन खा सकता है, बल्कि हम तो इससे वजन कम कर देते हैं। कई लोगों को मिथ है, और मिथ नहीं है, वो एक्चुअलिटी भी हो जाती है। मिथ ये है कि प्रोटीन खाने से वजन बढ़ता है, और वास्तविकता ये है कि हाँ, ऐसा प्रोटीन जिसमें प्रोटीन से डबल कार्बोहाइड्रेट होगा, वजन तो बढ़ेगा। ऐसा प्रोटीन जिसमें कहा गया है, एक्चुअली पता है कंपनीज बड़ा फायदा उठाती है, उस पर लिखा हुआ है प्रोटीन फ्रॉम मिल्क, मिल्क प्रोटीन। और मिल्क प्रोटीन क्या होता है? दूध का पाउडर। 90% प्रोटीन्स मार्केट में आपको पता है कैसे बनते हैं? दूध पाउडर का 20 किलो अजंता का डिब्बा लिया जाता है, 20 किलो का आधा किलो चॉकलेट पाउडर मिलाया जाता है, बन गया मिल्क प्रोटीन। गलत कहां कह रहे? वो लिख तो रहे उसमें साफ साफ मिल्क प्रोटीन। तो पाउडर है दूध में और उसमें चॉकलेट है। 200 ग्राम पाउडर की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है वो 15 रुपए आती है, वो 300 रुपए का बिकता है। किसी को डाउट हो तो मेरे पास वीडियोस हैं मेडिकल स्टोर्स वालों के, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और जिस तरह से देखते हैं। सो इस प्रोटीन की खूबी क्या है? आपने देख लिया है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, टोटल 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है, कोई प्रिजर्वेटिव ना होने की वजह से सेफ है, एंड पेटेंटेड प्रोडक्ट है, जिसका कोई अल्टरनेट नहीं है मार्केट के अंदर। एंड 2011 से ये वर्ल्ड लीडर है इंडिया में और पूरी दुनिया में। 1934 से लेके आज तक इस ब्रांड को कोई कंपीट नहीं कर पाया है, सेलिंग वाइज, टर्नओवर वाइज। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो ये टॉप पे रहे ही हैं, बट ये वर्ल्ड लीडर है मार्केट में भी।
जबकि हमारा प्रोडक्ट किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं बिकता, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कहीं नहीं मिलता, हमारा प्रोडक्ट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा ही मिलता है। तो इट इज बेसिकली अवेयरनेस टू एवरीवन कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्वेश्चन हो तो हम बाद में बात कर सकते हैं इस बारे में। इसकी को खूबियां मैं बता रहा था, वो सारी आपकी स्क्रीन पर हैं। 100% plant protein है, sourced from tri blend of soy, wheat and yellow pea, supplies 9 essential amino acid which can not be produced in the body and must be obtained from outside. High protein content, 8 gram protein per 10 gram serving, no added sugar, quality protein with PDCAS 1. Yes, PDCAS का मतलब है protein digestibility corrected amino acid score, that is highest, which is 1. जो किसी भी प्रोटीन का है तो वो 100% डाइजेस्टिव है, इजी टू डाइजेस्ट है, प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स लाइक सोय आइसोफ्लोविन्स। ये एक पेटेंटेड थिंग है जो आप समझिए, एक प्लांट जिससे हमें सप्लीमेंट खाना मिल रहा है, उस प्लांट को भी तो कोई न्यूट्रिशन बचाता होगा, उसे कहते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। और ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रोसीजर न्यूट्रीलाइट ने पेटेंट करा रखा है, जो सोय आइसोफ्लोविन्स को के और फाइटोन्यूट्रिएंट्स को बेनिफिट इसमें मिल जाते हैं। ये बेसिकली आपको मिल जाएगा बेनिफिट, और ये आपके सामने आ गया। क्या आप जानते हैं ज्यादातर भारतीय हर दिन फलों और सब्जियों की 5 सर्विंग भी नहीं लेते हैं। मैंने अभी तक मैक्रो में प्रोटीन की बात की है। इससे पहले हम और आगे बढ़े, मैं चाहूंगा कि हम ओमेगा और प्रोटीन के जो फैट होते हैं उनको भी समझ लें। बेसिकली अगर हम थोड़ा बैक जाके देखें तो हमारे खाने में हमें प्रोटीन की बात मैंने अभी तक कर ली आपसे, अभी हम फैट की बात कर लेते हैं। फैट का पर्पज क्या है? फैट 2 तरह का होता है, खराब फैट और बढ़िया फैट। अब तक आप सुन रहे होंगे बहुत दिनों से फैट नुकसान कर रहा है, घी मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। लेकिन डियर फ्रेंड्स, हमारे तो बुजुर्ग बहुत ज्यादा घी खाते थे और उनको तो कुछ नहीं होता था। तो घी खराब ही नहीं होता, घी खाने का तरीका खराब होता है, या हम बैलेंस नहीं रख पाते हैं। तरीका कैसे खराब होता है? घी नुकसान नहीं करता, ऑक्सीडेशन नुकसान करता है। घी को जब तल के खाया जाता है तो उसमें ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब है फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो जाते हैं जो किसी भी बीमारी के लिए जिम्मेदार होते हैं। फ्री रेडिकल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करना चाहूंगा। जुकाम से लेके कैंसर तक की शुरुआत फ्री रेडिकल अटैक से होती है। फ्री रेडिकल अटैक होता क्या है? एक सेल का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें बेसिकली ऑक्सीजन के एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं और एक हेल्दी सेल होती है। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली क्या होता है? हम जो हवा लेते हैं उसमें ऑक्सीजन तो अकेली होती नहीं है, बहुत सारी गैसें होती हैं। हमने बॉडी में लंग्स में हवा भरी, उसमें से ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाएगी, बाकी की चीजें हम बाहर निकाल देंगे। और ऑक्सीजन क्या करेगी? ऑक्सीजन ब्लड के साथ जो आयरन है ब्लड के अंदर, वो आयरन अपने ऊपर ऑक्सीजन को लोड करेगा और पूरी बॉडी में जाके ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन क्या करेगी? ऑक्सीजन जब पूरी बॉडी में जाएगी तो ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं वहां पर उनको एनर्जी चाहिए। तो जो हमने खाना खाया है, खाना स्टमक के माध्यम से लिवर और इंटेस्टाइन में जब पहुंचता है तो वहां ब्लड, मैक्सिमम ब्लड, खाना खाते ही नींद आती है ना कई लोगों को, वो क्या होता है, वो नशा नहीं होता, ब्रेन का ब्लड बेसिकली इंटेस्टाइन में आ जाता है उस टाइम पे खाना लेने के लिए, एनर्जी लेने के लिए। एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है? जो आपने खाना खाया उसका पेस्ट बना और वो फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो कहलाता है मेटाबॉलिज्म प्रोसीजर। ये मेटाबॉलिज्म प्रोसीजर में क्या हो रहा है? जो आपने फैट, कार्ब्स या जो भी खाया है वो कन्वर्ट होगा, कई सारी केमिकल चेन रिएक्शंस होंगी, उनके बाद लास्ट में ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज बर्न होगा। कई लोग कहते हैं जी मैं ग्लूकोज नहीं खाऊं तो क्या मेरे को फिर भी डायबिटीज रहेगी? यस, ऑफ कोर्स डायबिटीज एक बाद में बात करेंगे, लेकिन आपने जो भी खाया है वो बनेगा तो ग्लूकोज ही, क्योंकि जलेगा ग्लूकोज ही। बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसीजर में लास्ट में ग्लूकोज बर्न होता है और बर्न होने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जो उस ग्लूकोज को बर्न कराने का काम है वो ऑक्सीजन के बगैर नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी चीज ऑक्सीजन के बगैर चल नहीं सकती। तो ऑक्सीजन हम जो ले रहे हैं वो प्राणवायु कैसे है? एनर्जी कन्वर्जन होगा ही नहीं ऑक्सीजन के बगैर। तो आपने जब ऑक्सीजन लिया, उसने आयरन ने क्या किया? अपने ऊपर उसको लोड किया, चिपकाया और पूरी बॉडी को सप्लाई दिया। जब वो सप्लाई हुआ तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होने से वो जो एटम है वो अनस्टॉपेबल, अनकंट्रोल्ड मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, एक अनकंट्रोल्ड अणु की तरह काम करता है, उसे कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या करेगा? वो दूसरी हेल्दी सेल से जो इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीजन एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चोरी कर लेगा। और अगर उसे एक इलेक्ट्रॉन चोरी कर लेगा तो ना तो वो कंट्रोल्ड रहा ना ये कंट्रोल्ड रहा, एक फ्री रेडिकल के 2 बन गए। 2 4 को करेंगे, 4 16 को करेंगे। और ये प्रक्रिया अगर
साइनस में हो गई तो जुकाम, लंग्स में हो गई तो लंग्स कमजोर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, लिवर में हो गई तो लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, आरबीसी में चली गई तो ब्लड कैंसर, हेयर में आ गई तो हेयर फॉल, आंखों में चली गई तो कैटरेक्ट, कहीं पे भी ये प्रक्रिया होगी तो कोई ना कोई बीमारी होगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये प्रक्रिया, सांस तो सब लेते हैं, ये प्रोसीजर तो सबको होता है, फिर सबको बीमारियां क्यों नहीं होती? या आप ऐसे समझिए, एक कमरे में अगर 10 लोग बैठे हुए हैं और एक को जुकाम है तो विदिन 10 to 30 मिनट सबको जुकाम हो जाना चाहिए। हाँ, छींकने के बाद किसी एक को हो जाता है, बाकी को नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो प्रोसीजर बॉडी में होता है, भगवान को पता था कि ये बंदा ऑक्सीजन पे डिपेंड है, मतलब जो जीव है जो ऑक्सीजन से चलेगा, ऑक्सीजन से प्रोसीजर होगा, लेकिन उस प्रोसीजर को डिफेंस देने के लिए भगवान ने बॉडी के अंदर कुछ स्टॉक्स बनाए हैं और उन स्टॉक्स का नाम है एंटीऑक्सीडेंट। यानी बेसिक अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो एंटीऑक्सीडेंट भी फ्री रेडिकल है, क्योंकि उसके एटम के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 9 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? वो प्रोसीजर होते ही एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देंगे और उस सेल को वहीं की बैलेंस कर देंगे। और वाटर में जहां पे भी ये प्रक्रिया होती है, वाटर बेस्ड, वहां पर विटामिन सी स्पेशली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। फैट में जहां पर होती है वहां पे विटामिन ई है, विटामिन ए है, विटामिन के है, बहुत सारे विटामिन हैं जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह से काम करते हैं और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन की अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट रिक्वायरमेंट भी होती हैं। इस प्रक्रिया को और सरल तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूं तो एक मंदिर के सामने मान लीजिए चप्पलें उतरी हुई हैं और 100 लोग अंदर बैठे हुए हैं और सबने क्रम से वो चप्पल उतारी हुई हैं। पहली एक चप्पल को एक डॉगी उठा के ले गया, अंधेरा है, बाहर कोई भी आया, उसने पैरों में डाला तो एक चप्पल किसी और की आ गई, एक चप्पल अपनी आ गई, पहन के चला गया। दूसरा आया, क्रम से अपनी अपनी चप्पल पहनते गए। घर पे कितने लोग सही चप्पलों के साथ पहुंचेंगे? एक भी नहीं। सबकी चप्पलें बदल चुकी होंगी, जबकि चप्पल सिर्फ एक खोई थी। वही प्रोसीजर एक जगह होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक आउट होता है, एक फ्री रेडिकल अटैक होता है और एक फ्री रेडिकल अटैक पूरी बॉडी को नेस्ते नाबूद कर सकता है, ब्लड कैंसर कर सकता है। डब्ल्यूबीसी उसको कई बार चिपके हुए फ्री रेडिकल को हटाने का काम करती है तो वहां ट्यूमर बन सकता है और कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी बन सकती है उस एक फ्री रेडिकल अटैक की वजह से। अब ये फ्री रेडिकल अटैक सबको क्यों नहीं होता और हर बार क्यों नहीं होता? क्योंकि ये तो बॉडी में कितनी बार हो रहा है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है। वो क्या करता है, पहली चप्पल जैसे ही कुत्ता लेके गया तुरंत अपना एक ही वही चप्पल लाके दे दी। मैं कह रहा हूं गलत भी दे दी तो एक ही बंदा तो गलत पहनेगा, बाकी के सारे लोग सही चप्पल पहन के जाएंगे। तो ये बैलेंस करने की ताकत भगवान ने दी है हमें। अब सवाल ये आता है कि अगर बॉडी में फ्री रेडिकल अटैक हुआ है और उस टाइम पर वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं है तो क्या होगा? तो क्या होगा? बीमारी होगी। और यही कारण है उस एक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट की पूर्ति करते हैं हम। कभी पानी से ले रहे थे, कभी कहीं से ले रहे थे, कभी फलों से ले रहे थे, और अब फलों में वो है नहीं, प्रोटीन हम ले नहीं रहे, प्रॉपर एमिनो एसिड है नहीं, प्रॉपर सेल बन नहीं रही है, प्रॉपर विटामिन है नहीं। अगर विटामिन सी का स्टॉक नहीं है तो वो अटैक कामयाब हो जाएगा। लेकिन अब अभी कोविड में तो लोगों ने 1500 mg विटामिन सी खाई थी, तब भी नहीं बचे। अरे भैया, इतनी नहीं चाहिए, जितनी चाहिए उतनी काम करेगी। एक बार में 40 mg चाहिए उसको, तो वो काम ही नहीं करती है। 500 mg खा लिया, वो इतना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट आ गया कि वो भी फ्री रेडिकल की तरह से काम करेगा, वो न्यूक्लियस को भी ब्लास्ट कर देता है, वो भी मारने का काम कर रहा है। तो तुक्के से भी नहीं खाना चाहिए, दवाइयों के रूप में जो ले रहे हैं वो भी नहीं लेना चाहिए। तो अब हमें करना क्या चाहिए, उस पर बात करेंगे अभी हम कि फ्री रेडिकल अटैक को कैसे रोक सकते हैं। लेकिन मैं घी फैट की बात कर रहा था और फ्री रेडिकल पे कैसे पहुंच गया। हम जो घी तलते हैं, तेल तलते हैं, रिफाइंड तलते हैं, तो उसमें फ्री रेडिकल अटैक कढ़ाई में ही हो जाता है। और अटैक किया हुआ फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव खाना हम खा रहे हैं। स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस, उसे भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, वो भी फ्री रेडिकल को बढ़ा रहा होता है। घी भी बढ़ा रहा है। तो ना केवल घी नुकसान कर रहा है बल्कि वो ऑक्सीडेटिव घी नुकसान कर रहा है, जिसमें ऑलरेडी फ्री रेडिकल बन चुके हैं, वो नुकसान कर रहा है। सिगरेट कैसे नुकसान करती है? वो फ्री रेडिकल जा रहे हैं, लेकिन जितना नुकसान एक सिगरेट करती है उतना ही नुकसान एक तली हुई कचौड़ी या एक पराठा भी करता है। अब आप ये मत कहिएगा कि ठीक है सिगरेट पीने वाले जस्टिफाई मत समझिए, वो ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। वो पराठा भी खा रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, तो वो और ज्यादा गलत हो जाएगा, वो औरों को भी नुकसान कर रहे हैं। सो वो तो गलत है ही। लेकिन फैट, अब एक तो हो गया खाने का तरीका, दूसरा जो फैट खा रहे हैं वो भी गलत खा रहे हैं। रिफाइंड इतने हाई टेम्परेचर पर ऑलरेडी पक चुका है कि वो प्योर जहर बन गया है। घी को तल के जहर बना रहे हैं हम,
तड़का लगा रहे हैं तो जब तक तेल में धुआं नहीं उठ जाएगा ना तब तक तो मसाले डालेंगे ही नहीं उसमें। अरे भैया तेल में टेस्ट नहीं है, टेस्ट मसालों में है। उसमें तड़का मत लगाओ, वो जहर बना रहे हो आप उसे तड़का लगा के। वो घी फ्राई करके तड़का लगा के पराठे पे ये मलमल ये डाल डाल के मक्खन लगा लगा के जो धुआं उठ रहा है ना, वो धुआं वहां नहीं उठ रहा, वो धुआं आपके स्टमक में उठने वाला है अभी। वही कैंसर की वजह बनने वाला है, वही हेयर फॉल की वजह बनने वाला है, वो कितनी सारी बीमारियों की वजह बन सकता है आपको पता भी नहीं है। दूसरी तरफ जो बैलेंस होना चाहिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बीच में, दो तरह का फैट खाते हैं हम जिसे हम ओमेगा 3 ओमेगा 6 से समझ सकते हैं। ये बैलेंस होना चाहिए 1:6, 1:5 to 10 मैक्सिमम। लेकिन आज की डेट में हम ओमेगा 3 खा रहे हैं 1 भाग और ओमेगा 6 के खा रहे हैं 100 भाग, 100 to 120 तक खा रहे हैं। इसके बैलेंस के लिए अगर आप अपनी डाइट में किसी भी तरीके से ओमेगा 3 का लेवल बढ़ा देते हैं, मान लीजिए आप 1 ml ओमेगा 3 रोज खा लेते हैं, 1 ml मतलब 1 ग्राम, 1000 mg जो एक ओमेगा 3 में मिल जाएगा, जो 100% डाइजेस्ट हो रहा है। अब वेजिटेरियन सोर्स से जो ओमेगा 3 खाते हैं अनफॉर्चुनेटली वो ALA में फॉर्म में मिलता है और EPA और DHA फॉर्म में कन्वर्ट होता है और जो 10% तक कन्वर्ट होता है उसका बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा जिससे हम डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। और नॉन वेजिटेरियन सोर्स से जो ओमेगा 3 मिलता है वो डाइजेशन 100% हो जाता है, लेकिन वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स सारे लोग ले नहीं सकते, मैं ले नहीं सकता। तो मेरे पास ऑप्शन है किसी ऐसे सप्लीमेंट के रूप में ओमेगा 3 को ले लूं जो ना केवल नॉन वेजिटेरियन सोर्स से मिला हो, जिसे मैं एज ए मेडिसिन ले रहा हूं, जो मुझे 100% ऑर्गेनिक ओमेगा 3 दे रहा हो। न्यूट्रीलाइट के साथ हम क्यों एसोसिएट हैं? वाई रिकमेंड न्यूट्रीलाइट? क्योंकि इनके पास जो फिलॉसफी है, जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, जो पेटेंटेड सप्लीमेंट तैयार करने की जो प्रोसीजर्स हैं, जो फार्म्स हैं, जो ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं इनके पास, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। दैट्स व्हाई वी रिकमेंड न्यूट्रीलाइट। इनका जो ओमेगा 3 आता है उसके अंदर अगर एक दिन में हम लेते हैं तो 100% EPA और DHA फॉर्म का ओमेगा 3 हम लेते हैं, जो एक कैप्सूल लेते ही 1:100 के बैलेंस को 1:10 to 20 पे ले आता है, 10-20 के आसपास ले आता है। थोड़ा सा कट कर दें अपने ऑयल को खाने में और थोड़ा सा ओमेगा 3 बढ़ा दें तो 1:10 to 20 के बीच में चले जाओगे। हार्ट अटैक का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ही नहीं होता, इसका बैलेंस हमें समझना होगा। 1% का टोटल कोलेस्ट्रॉल है 200, 1% का टोटल कोलेस्ट्रॉल है 250, हो सकता है 250 वाला कम खतरे में हो। क्यों? क्योंकि 200 जिसका कोलेस्ट्रॉल है उसकी बॉडी में 25 है HDL और 175 है LDL, तो उनका जो बैलेंस रेशियो है वो 1:7 हो गया और ये रेशियो 3 से नीचे होना चाहिए, 1:3 to 4 के आसपास होना चाहिए। और जो 250 वाला था उसकी बॉडी में HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स वाला ओमेगा 3 था, वो था 50 या 55, और जो LDL था वो 200 था। तो 1:4 रेशियो आता है। इस वजह से ओमेगा 3 के बैलेंस बनने की वजह से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। माइग्रेन, अल्जाइमर, पार्किंसंस होंगे ही नहीं अगर ये बैलेंस रहेगा। तो ये बीमारियां होती ही तब है जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। लिवर में प्रॉब्लम आती ही तब है जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। अनफॉर्चुनेटली कोई भी दवाई जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो लिवर, स्टमक और इंटेस्टाइन को क्योर नहीं करती, ध्यान नहीं देती, वो बीमारी को ध्यान देते हैं। और हम जो सप्लीमेंट काम कर रहे हैं, हमारा फोकस है कैसे स्टमक ठीक रहे, कैसे लिवर ठीक रहे, कैसे इंटेस्टाइन ठीक रहे, कैसे ब्रेन फंक्शंस ठीक रहे। तो उसके लिए हमें सप्लीमेंट को समझना होगा। कार्ब्स की अगर बात करें तो पहले घर की चक्की से आटा निकलता था, नेचुरल आटा बनता था। पहले मिलेट्स खाए जाते थे, बाजरा, ज्वार, मक्का, चना, ऐसी चीजें खाई जाती थी, जौ खाया जाता था। आज सिर्फ गेहूं खाया जा रहा है, जिसके अंदर कुछ ऐसी चीजें, गेहूं और चावल के अंदर वो कार्ब्स होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन्स नहीं होते, फाइबर्स नहीं होते, प्रॉपर प्रोटीन एमिनो एसिड्स नहीं होते, जिसकी वजह से उसकी डाइजेस्टिबिलिटी खराब हो जाती है, मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। तो या तो मैं ऐसा अनाज खाऊं जो घर में तैयार हुआ हो, या मैं अपने अनाज को बैलेंस करने के लिए फाइबर ऐड कर दूं उसमें, जिससे उस कार्ब्स की वैल्यू अच्छी हो जाती है। तो फाइबर ऐड करते ही कार्ब्स की वैल्यू अच्छी हो जाएगी, जो ना केवल वजन को बढ़ना रोकेगा, बल्कि कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करेगा, डायबिटीज को भी ठीक करेगा, लिवर को भी ठीक रखेगा, स्टमक को भी ठीक रखेगा, इंटेस्टाइन को भी ठीक रखेगा। लिवर, इंटेस्टाइन और स्टमक ठीक है तो 90% बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी। अब बात आती है, हम बात कर रहे थे कि विटामिन और मिनरल्स की। अब विटामिन और मिनरल्स के लिए हमें क्या करना होता है? बेसिकली हम सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, फलों से और सब्जियों से हमें विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति हो रही होती है।
क्या आपको पता है कितने विटामिन और कितने मिनरल्स हमें लेने चाहिए? आपको विटामिन और मिनरल्स की जरूरत क्यों होती है? हमारे नर्वस सिस्टम को और मेंटल परफॉर्मेंस को ठीक करने के लिए हमें इनकी जरूरत होती है। हड्डियां स्वस्थ रहती हैं, नजर सही रहती है, बाल और त्वचा का स्वास्थ्य बरकरार रहता है, अंदरूनी शक्ति और ऊर्जा पैदा करने वाले मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है। इसके लिए हमें विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। एक वन वर्ड में हमने बता दिया। आपको पता है कितने विटामिन और मिनरल्स हमें लेने चाहिए एक दिन में? 13 विटामिन और 11 मिनरल्स की हमें आवश्यकता होती है। और अगर हम उनको लेना चाहते हैं तो हमें मात्र इतना सब कुछ खाना पड़ेगा जो आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में पढ़ते रहना इसको। इतनी चीजें ना हम खा सकते हैं, ना हम अफोर्ड कर सकते हैं। और इन सब के पूर्ति के लिए आप एक सप्लीमेंट के रूप में जाते हैं तो मार्केट में सिंथेटिक सप्लीमेंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन न्यूट्रीलाइट प्रोवाइड यू न्यूट्रीलाइट डेली। मैं क्यों न्यूट्रीलाइट डेली की बात कर रहा हूं? क्योंकि यही एक ऐसा टैबलेट है जो नेचुरल तरीके से बनाया गया है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं और 13 विटामिन और 11 मिनरल्स एक टैबलेट से मिल जाते हैं, जिसकी पूर्ति मैं दवाई के रूप में किसी टैबलेट से करूंगा तो एक टैबलेट का कॉस्ट 100 से 150 रुपए चला जाएगा। और सब्जी और वेजिटेबल्स और फ्रूट से लेना चाहूंगा तो 300 से 400 रुपए के खाने पड़ेंगे, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता एक आदमी के लिए, और ना ही मैं खा सकता हूँ। इस एक टैबलेट की कॉस्ट करीब 20 रुपए के आसपास आती है, जो एक गुटखा या एक सिगरेट की कॉस्ट होती है। मुझे उसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। इस तरह की चीजें होती हैं। तो न्यूट्रीलाइट डेली का एक टैबलेट, प्रोटीन पाउडर का एक स्कूप, ओमेगा 3 की एक टैबलेट सेपजल, ये तीन चीज मिला के पीडीओ, पी फॉर प्रोटीन, डी फॉर डेली, ओ फॉर ओमेगा, पीडीओ खाओगे ओपीडी से दूर रहोगे। ये हमारा स्लोगन है। अगर आप अपने आप को इन तीन चीजों को एड ऑन कर लेते हो तो ना केवल आप अपना नर्वस सिस्टम सही रखेंगे, इम्यून सिस्टम सही रखेंगे, ब्रेन फंक्शन सही रखेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सही रखेंगे, बल्कि आप अपने आप को ओवरऑल फिट, तंदुरुस्त, चुस्त और स्वस्थ रख पाओगे, और अपने साथ साथ अपने समाज को, परिवार को एक हेल्दी कम्युनिटी कन्वर्ट कराने में बड़ा रोल प्ले कर पाओगे। एज ए न्यूट्रीलाइट वी हैव ए मोर देन 6-7,000 certified एकड़ ऑर्गेनिक्स सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स, जो पूरी दुनिया में न्यूट्रीलाइट को नंबर 1 बना देते हैं। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप डिस्कवरी चैनल के थ्रू एक बनाई गई डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, कि डिस्कवरी फिल्म ऑन न्यूट्रीलाइट, न्यूट्रीलाइट के ऊपर जो फिल्म है वो बताएंगे आपको कैसे कैसे बनाते हैं। जिस किसी ने आज आपको इनवाइट किया है उनके साथ बैठिए, जानिए, समझिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि प्रोटीन डेली ओमेगा में इतनी ताकत है जो आपको हमेशा हमेशा के लिए डॉक्टर से दूर रख सकती है, अंतिम सांस तक आपको स्वस्थ बनाए रख सकती है, आपको बिस्तर पर जी रहे हैं उससे मुक्ति दिला सकती है। और इनका फायदा बहुत सारे लोगों ने लिया है। आपको जिन्होंने इनवाइट किया है उन्होंने ऑब्वियसली इसका फायदा लिया है। आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, एक स्वस्थ कम्युनिटी बनाने में योगदान दे सकते हैं। विद दिस, प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे और सभी को अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए प्रोत्साहित करें।